नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा सरकार ने शुरू की ड्रोन की मदद से यूरिया छिड़काव की योजना। किसान कर सकेंगे केवल 100 रुपए एकड़ के खर्च में खेतों में यूरिया का छिड़काव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। पीवीटीजी की उपलब्धियों से कराया अवगत। सरकार की 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के पीवीटीजी क्षेत्रों को सौगात। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच हरियाणा के करनाल स्थित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान किसानों के लिए की एडवाइजरी। गेहूं के खेत में पीले रतुआ रोग का असर दिखाई देने पर कीटनाशकों का छिड़काव करने की है सलाह। देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि की लागत को कम करने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी पर दे रही है सोलर पंप। देश भर में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत दी जा रही है ये सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। ड्रोन से यूरिया छिड़काव के लिए किसान पंजीयन। बता दें आपको कि देश में सरकार फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उनकी लागत कम करने के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और ऐसे में अधिक से अधिक किसान ड्रोन का उपयोग कर यूरिया सहित अन्य दवाओं का छिड़काव आसानी से कर सके। इसके लिए सरकार द्वारा नई योजनाएं भी लाई जा रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को सस्ती दरों पर ड्रोन की मदद से यूरिया छिड़काव के लिए योजना शुरू की है। सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर किसान के खेत तक ये सुविधा पहुंचनी चाहिए और इससे नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए किसानों को आसानी होगी। कृषि विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसानों को ड्रोन से छिड़काव के लिए प्रति एकड़ 100 रुपए का शुल्क देना होगा। इस समय किसानों द्वारा सरसों व गेहूं में यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। किसान बड़ी संख्या में नैनो यूरिया का प्रयोग भी कर रहे हैं। विभाग की ओर से नैनो यूरिया भी किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार ने इस तकनीक को जल्द किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसान ड्रोन एक बार में 10 लीटर तक लिक्विड लेकर उड़ सकता है और इससे आसानी से खेतों में स्प्रे किया जा सकता है। फसल में यूरिया के छिड़काव को एक जगह खड़े होकर ड्रोन की सहायता से कम समय में अधिक दूरी तक पहुंचाया जा सकता है और अहम बात यह है कि स्प्रे का दुष्प्रभाव भी मानव शरीर पर नहीं पड़ेगा। एक दिन में आसानी से 20 से 25 एकड़ में किसान कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव भी ड्रोन की मदद से कर सकता है और खेतों में स्प्रे करते समय जहरीले जीव जंतु के काटने का डर भी नहीं रहेगा और साथ ही किसानों को खेत में फसल के बीच नहीं जाना पड़ेगा और फसल के टूटने का खतरा भी नहीं रहेगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के कल्याण के क्षेत्र में पिछले 2 महीने में हुई उपलब्धियों से अवगत कराया। पीएम जनमन मिशन के माध्यम से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पीवीटीजी क्षेत्रों को सड़क, पक्के घर, छात्रावास, स्वास्थ्य घरों में विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल टावर, स्थायी आजीविका और नल से स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से पुनर्ता युक्त किया जाएगा। इस अभियान के दौरान देश के पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित दूर दराज के इलाकों में 2 महीने के भीतर 8000 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनमें 11 लाख से अधिक पीवीटीजी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इन शिविरों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वन अधिनियम पट्टा, पीएम किसान कार्ड के लिए पंजीकरण एवं पीएम जनधन योजना खाते, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड आदि जैसे लाभ प्रदान किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय का ये लक्ष्य है कि 3 साल के इस मिशन की लगभग 50% से अधिक योजनाएं मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान ही पूर्ण कर ली जाएं। जनजातीय कार्य मंत्रालय अन्य 8 केंद्रीय मंत्रालयों के साथ इस संबंध में लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयास संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर है।
शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच हरियाणा के करनाल स्थित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान IIWBR ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में IIWBR ने गेहूं उत्पादक किसानों को पीले रतुआ रोग से सावधान रहने की सलाह दी है। संस्थान का कहना है कि पिछले कुछ साल से करनाल जिले में कहीं-कहीं पर पीले रतुआ का प्रकोप देखने को मिल रहा है और इसीलिए किसानों को समय समय पर अपने खेतों का दौरा करता रहना चाहिए। अगर गेहूं के खेत में पीले रतुआ रोग का असर दिखाई दे तो समय रहते कीटनाशकों का छिड़काव करें। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद का भ्रामक दावा करने वाली मिठाइयों की बिक्री के लिए अमेज़न को नोटिस जारी किया है। इस विषय में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का कहना है कि मुख्य आयुक्त रोहित कुमार सिंह के नेतृत्व में अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। ये कार्रवाई www.amazon.in पर श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद नाम से मिठाइयों की बिक्री से संबंधित है। संस्थान का कहना है कि ये कार्रवाई कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के एक आवेदन के आधार पर शुरू की गई है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि अमेज़न श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से मिठाइयों की बिक्री से जुड़े भ्रामक व्यापार अभ्यासों में शामिल है। इस मामले की जब जांच में ये पाया गया कि अलग-अलग मिठाइयां और खाद्य उत्पाद अमेज़न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.amazon.in पर श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद होने का दावा करते हुए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, ऐसे ऑनलाइन खाद्य उत्पादों की बिक्री करना जो गलत जानकारी देते हों, उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक विशेषताओं के बारे में भ्रमित करता है। इस तरह का अभ्यास उपभोक्ताओं को खरीदारी संबंधी निर्णय लेने के लिए गलत तरीके से प्रभावित करती हैं और CCPA ने नोटिस जारी होने के 7 दिन के भीतर अमेज़न से जवाब मांगा है और ऐसा न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। और देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि की लागत को कम करने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही है और इसके लिए देश भर में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना चलाई जा रही है। योजना का लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के आवेदन के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और जिसके तहत किसान ऑनलाइन आवेदन कर सब्सिडी पर सोलर पंप प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में PM कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप लेने के लिए किसानों का पंजीयन 16 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जनपद के कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फुल एक्शन मोड में काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 670 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 29 पुलों और 6 सड़कों का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार सीमावर्ती इलाकों को भारत का चेहरा और पहचान मानती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ से देश के 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 670 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीमा सड़क संगठन की 35 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं देश के विकास में अहम योगदान निभाएंगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा का हिस्सा मानती है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान नहीं दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर सरकार विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में BRO ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे BRO की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का
और समझने का अवसर मिला है। मुझे अनेक प्रोजेक्ट्स का तो शिलान्यास और उनके पूर्ण होने के बाद उनके उद्घाटन का भी अवसर मिला है और मुझे ये बात कहते हुए बेहद खुशी होती है कि प्रत्येक शिलान्यास या फिर उद्घाटन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह एक गौरव का क्षण है। रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सरकार पहाड़ों पर ऐसा बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है जिससे पहाड़ी सीमा पर तैनात सेना किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने में भी सहायक हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश में कैन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण एवं अटल भूजल योजना की संचालन समिति की 5वीं बैठक में निर्माण में सर्वोत्तम तौर तरीकों को अपनाने तथा सामुदायिक विकास के साथ साथ पर्यावरण व जैव विविधता के हितों की रक्षा पर जोर दिया गया। DOWR, RD&GR की सचिव देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दौधन बांध और लिंक नहर के लिए समय पर भूमि अधिग्रहण पर भी विशेष जोर दिया गया। उन्होंने सभी छूटे हुए DPR को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। सचिव ने सभी भागीदारों से कहा है कि वे एकजुट होकर काम करें ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके और अनुमानित लाभ प्राप्त किए जा सकें। और बाद में उन्होंने अटल भूजल योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। अभी देश के उत्तर भारतीय राज्यों में तेज ठंड के साथ ही शीतलहर का दौर चल रहा है। केवल इंसान ही नहीं बल्कि पशु भी इससे परेशान हैं, जिसको देखते हुए पशुपालन विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश में शीतलहर से पशुओं के बचाव हेतु सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और इसके अलावा विभाग ने पशु चिकित्सकों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि सभी पशुपालकों से आग्रह किया गया है कि वे शीतलहर से पशुओं के बचाव के लिए पशुपालन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें और अपने पशुधन को शीतलहर से बचा कर रखें। शीतलहर में पशुओं का तापमान कम हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और इसके अतिरिक्त खांसी व निमोनिया जैसी बीमारियां होने लगती हैं, जिसके कारण पशु खाना पीना छोड़ देते हैं और इससे दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। शीतलहर से बचाव करके इन बीमारियों से पशुओं को बचाया जा सकता है। पशु विभाग का कहना है कि ठंड का सबसे ज्यादा असर कमजोर और नवजात पशुओं पर ज्यादा पड़ता है और इसलिए पशुओं को उचित खुराक, गुड़ व मिनरल मिश्रण अवश्य देने चाहिए और ठंड से पशुओं को बचाने के लिए धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर निकालें। पशुओं पर कंबल इत्यादि डाल कर रखें। यदि पशुओं में ठंड के कोई लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। शीतलहर से बचाव के लिए सभी पशुओं को कृमिनाशक दवाइयां दिलवाएं। गुड़ व खनिज मिश्रण नियमित तौर पर देते रहें। पशुओं को नहलाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। पशुओं के बैठने का स्थान को सूखा रखें। पशुओं के टीन शेड को पराली से ढक कर रखें। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है। कोहरे के बाद देश के कई इलाकों में दृश्यता कम रही। बिहार के पटना में आज सुबह 25 मीटर, सुपौल में 50 मीटर, पूर्णिया में 200 मीटर, दरभंगा, भागलपुर और गया में दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान के सीकर में 25 मीटर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में 50 मीटर, कोटा में 200 मीटर, जयपुर और उदयपुर में 500 दृश्यता रही। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर और चूरू में 200 मीटर और बीकानेर में 500 दृश्यता रही। मध्य प्रदेश के रीवा में 50 मीटर, सतना, टीकमगढ़, शिवपुरी में 200 मीटर दर्ज की गई और साथ ही झारखंड के रांची में 50 मीटर और जमशेदपुर में 500 मीटर दृश्यता रही। पंजाब के पटियाला में 200 मीटर और अमृतसर और लुधियाना में 500 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। जम्मू, उत्तर प्रदेश के बरेली, बहराइच, फुर्सतगंज और वाराणसी, हरियाणा, अंबाला, करनाल और भिवानी, दिल्ली के सफदरजंग और आयानगर, कोलकाता और मालदा में 500 मीटर दृश्यता दर्ज की गई है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। फतेहाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण के तहत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।
विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण और शहरी इलाकों में जारी है। फतेहाबाद के पंचायत भवन में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची। इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक दुडाराम ने की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आज हम जहाँ पे आए हैं और देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बने, विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। आज देश दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश बना है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है और देश तेजी से तरक्की कर रहा है। हम सब संकल्प भी लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता छोड़कर देश में तेजी से तरक्की करे, इसमें हम योगदान डालेंगे और अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी मिली। इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कि कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। कई बार जागरूकता तो कई बार दूसरी वजह से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव और शहर-शहर पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। धान की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन की जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं केएमएस 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें से 20.76% यानी 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। देश के पंजाब राज्य से ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है। यहाँ 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है। दुनिया भर में भारत को मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 14,04,357 टन का हुआ है। वहीं बात काली मिर्च की करें तो इस साल देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,958 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान काली मिर्च का निर्यात 21,863 टन का हुआ था। धनिये के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात
10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में करीब 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात जीरे की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान रबी प्याज की रुपाई कर ले। अभी का समय उत्तर प्रदेश में ऑयस्टर मशरूम के लिए बेहद उपयुक्त है। किसान भाई मशरूम उत्पादन कर अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन टमाटर की फसल की रुपाई की जा सकती है। साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों में अभी के समय हल्की सिंचाई कर सकते हैं। खेतों में लगे टमाटर और मिर्च की फसल की देखभाल करें। किसी भी प्रकार के रोग दिखाई देने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही चने की फसल सुरक्षा के लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान 30 से 35 दिन पहले बोए आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इस कार्य को 15 दिन पर दोहराएं ताकि फसल अच्छी प्राप्त हो सके। बात करें राजस्थान की तो यहाँ के किसान समय पर बोई गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद दूसरी सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसल को पाले और ठंड से बचाने के लिए सरसों की फसल में बार बार हल्की सिंचाई करें। राजस्थान के किसान चने की फसल में बुआई के 50 से 55 दिन बाद सिंचाई करें। साथ ही पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। वहीं जौ के समय पर बोई गई फसल में दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद करना बेहद लाभदायक है। इसके अलावा राजस्थान के किसान गन्ने की परिपक्व फसल की कटाई कर ले। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज काफी है।
कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई से पहले ही फ्लूकोलोरोलिन की 2.2 मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़कें। इसकी जगह पेंडामेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को इतने ही पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा बुआई के 15-20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला कर दें। सरसों में सफेद रतुआ नाम की बीमारी हो सकती है। इससे बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम से उपचारित करें। थीरम को पानी में मिलाएं और फिर इस घोल को बीज पर छिड़क दें। ऐसा करना बीज जनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। सरसों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाना भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से वर्चुअल माध्यम से कटिहार आकाशवाणी FM ट्रांसमिशन केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के तहत विभिन्न अनुष्ठानों और कठोर अनुशासन का पालन शुरू कर दिया है। अपने नियमित कामकाज और दौरों के बीच वे तख्त पर सो रहे हैं और फल आहार कर रहे हैं और वे हर सुबह अपना योगासन करना नहीं भूलते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी से मुलाकात की। दोनों के बीच क्षेत्र में चल रहे विकास पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए एस जयशंकर ने लिखा है कि बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। गणतंत्र दिवस पर 16 राज्य और 9 मंत्रालय और विभाग अपनी झांकियां प्रदर्शित करेंगे। इस गणतंत्र दिवस से प्रत्येक राज्य हर 3 साल में एक बार अपनी झांकी प्रदर्शित करेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कनाडा ले जाने के बहाने 39 श्रीलंकाई नागरिकों की भारत में मानव तस्करी से संबंधित 2021 के एक मामले में 4 आरोपियों को आरोप पत्र दायर किया है। आरोपी 39 श्रीलंकाई लोगों को तमिलनाडु के रास्ते मंगलुरु ले जाकर उनकी तस्करी में शामिल थे और उन्हें ये झांसा दिया गया था कि उन्हें कनाडा ले जाया जा रहा है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या खूब सज धज रही है। अपने राम के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए अयोध्या इस समय एक अलग ही ऊर्जा से भरी हुई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एहसास है। इस मंदिर को 22 तारीख को होने वाले रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अलौकिक ढंग से सजाया गया है। अयोध्या धाम में 16 तारीख से ही श्री रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है और इससे पहले कल अरणी से प्रकट अग्नि की नव कुंडों में स्थापना हुई। हवन का कार्य भव्यता से हुआ। अधिवासों की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार बंद रहेगा और इस दिन शेयरों की खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी। श्री राम धाम अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।
मैं हूं परमजीत सिंह खालसा। जो मैं अनाज पैदा करता हूं उसको प्रोसेस करके फिर मैं मार्केट में बेचता हूं। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।